अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हक मजीद है और मैं पेशे के एतबार से एक अकाउंटेंट हूँ। मेरी हॉबी में से जो सबसे डोमिनेंट हॉबी है वो बुक रीडिंग है, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने बुक्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं वो एक समरी बना के आप तक पेश करूँ। आज जिस बुक का ओवरव्यू मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई किताब द 48 लॉस ऑफ पावर है। 48 लॉस ऑफ पावर उनकी लिखी गई सबसे ज़्यादा पावरफुल किताब है जिसने उनकी ज़िंदगी का जाविया बदल कर रख दिया। रॉबर्ट ग्रीन के नज़दीक ताकत, सफाकियत, चालबाजी, धोखा, अय्यारी, मक्कारी इन सब का नाम है। 48 लॉज ऑफ पावर असल में रॉबर्ट ग्रीन ने वो 48 ताकत के उसूल को एक जगह जमा किया है जो उन्होंने 3000 साल की तारीख में देखा। इसका पहला सबक नेवर आउटशाइन द मास्टर है। इस किताब की इब्तदा मिड 17th सेंचुरी के फ्रांस से होती है। निकोलस फौकेट के नाम से एक किंग लुइस 14 का प्राइम मिनिस्टर होता है जो बड़ी शान शौकत से रहता है, और वो बड़ा अमीर शख्स होता है, बड़े बाअसर शख्सियात के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं और बड़ा स्मार्ट होता है, उसकी बहुत बड़ी हवेली होती है। 1661 के अंदर जूल्स मैज़रिन जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है किंग लुइस 14 का, उसका इंतकाल होता है। उसके इंतकाल के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा असर रसूख रखने वाला मिनिस्टर होता है वो निकोलस फौके होता है। सब लोगों का यही ख्याल था कि निकोलस फौके अगला फाइनेंस मिनिस्टर होगा, लेकिन किंग लुइस 14 ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ख़त्म कर दिया। जब निकोलस फौके को लगा कि वो फेवर लूज़ कर रहा है बादशाह की, तो वो एक बड़ी शानदार दावत रखता है, एक अजीम शान दावत। उसमें दूर दूर से रक़ासाओं को बुलाता है और उस दौर के ब्रिलियंट माइंड्स जैसे कि ले फॉन्टेन और मॉरेले के नाम से जो बड़े मशहूर शायर थे उनको अपनी दावत में मदऊ करता है। उसके अलावा बड़े ताकतवर उसके दोस्त होते हैं। खाने पीने की चीज़ों में वो इस तरह की कुजीन्स रखता है कि जो इससे पहले फ्रांस में नहीं खाए गए, और दूर दराज से शेफ़्स को बुलाता है और वहाँ पर उनको मदऊ करता है और उस तकरीब के लिए ख़ास खाने बनवाता है जो उससे पहले कभी टेस्ट नहीं किए गए। किंग लुइस 14 को ख़ास तौर पर इस दावत के लिए मदऊ किया जाता है। जब किंग लुइस 14 आते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए निकोलस फौके खुद ही जाते हैं और उनको एक ज्योमेट्रिकल पाथवे से गुजारते हुए मेन गार्डन की तरफ लेकर आते हैं। उसकी शान शौकत ऐसी ठाट बाट देखकर किंग लुइस 14 अंदर ही अंदर अपने आप को कमतर महसूस करता है। बहरहाल पार्टी दी जाती है बादशाह के एजाज़ में उनकी फेवर हासिल करने के लिए, लेकिन अगले ही दिन निकोलस फौके को गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद उनको इम्प्रिजन किया जाता है और उन पर चार्जेस रखते हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा वैगन खर्चा किया है ख़जाने से अनलॉफुली, जबकि हकीकत में वो बादशाह की इजाज़त से मुख्तलिफ अखराजात करता है उनकी अप्रूवल के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी उनको गद्दारी के मुकदमे में धर लिया जाता है और उनको 20 साल के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है जहां वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक रहता है। इस वाक़े की इंटरप्रिटेशन करते हुए रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि कभी भी अपने मास्टर को आउटशाइन ना करें। जब अपने आप मास्टर को आउटशाइन करते हैं तो उनके यहाँ जेलसी पैदा होती है। उसके नतीजे में वो बजाय आपको सपोर्ट करने के वो आपको तबाह करने के लिए दर पे होता है। इवन दो कि आप उनकी बर्तरी के लिए कोई एक तकरीब रख रहे हैं, जैसे कि निकोलस फौके के केस में होता है कि वो बेसिकली बादशाह की खुशामद करने के लिए और बादशाह का दिल जीतने के लिए वो पार्टी रखता है, लेकिन उसके बरखिलाफ़ बादशाह जो है उनका मुखालिफ हो जाता है। ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ, जब आप इस कानून को अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, इस हवाले से रॉबर्ट ग्रीन गैलीलियो गैलीलाई की मिसाल देते हैं। अर्ली 16th सेंचुरी में इटालियन फ़िलासफ़र, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलाई अपनी मुख्तलिफ इन्वेंशंस को बादशाहों के नाम करता था, जैसे कि उसने मिलिट्री कैंपस ड्यूक ऑफ गोंजागो के नाम पर किया और उनसे मुख्तलिफ तोहफ़े तोहाइफ वसूल किया। इसके बाद कैंपस को किस तरह यूज़ किया जा सकता है उसके हवाले से मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स के लिए एक बुक लिखी उन्होंने, और वो किंग ऑफ मैडिसिस के नाम की।
ان انوینشنز کے نتیجے میں ان کو مختلف تحفے تحائف ملتے تھے، لیکن ان کو کوئی پرماننٹ کوٹیرشپ نہیں ملتی تھی، وہ اصل میں ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے مختلف گفٹس کے، ان کو کوئی کیش نہیں ملتا تھا جس سے وہ مزید اپنی ایکسپلوریشن کر سکیں۔ 1540 کے اندر قاسمو I جو میڈیسس ڈائنیسٹی کا بادشاہ ہوتا ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد قاسمو II حکومت کے لیے جانشین مقرر ہوتا ہے۔ تو اسی دوران گلیلیو گلیلائی جوپیٹر کے 4 مونز کو ڈسکور کرتا ہے، بجائے وہ بادشاہ سے کوئی تحفے تحائف لینے کے لیے، ان کے نام کرنے کے لیے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ اٹلی کی بادشاہت کو تمام بادشاہتوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ وہ ایک جھنڈا بناتا ہے جس میں 3 مونز کو ایک جوپیٹر کے بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے راؤنڈ گھمایا جاتا ہے، اور وہ کاسموس II کے سامنے لا کے پریزنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آسمان کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ آپ اس سلطنت کے بڑے ہوں گے اور باقی بھائی آپ کی تابعداری کرے گی، اور آپ کو تمام کے تمام بادشاہتوں کے اوپر فوقیت حاصل ہوگی، اور آپ کے تینوں بھائیوں کو مختلف جو بادشاہتیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہل سمجھا جائے گا۔ اس کی وجہ سے وہ میڈیسس ڈائنیسٹی انعام و اکرام سے انہیں نوازتی ہے گلیلیو گلیلائی کو، اور اس کے بعد ان کو پرماننٹ کوٹیرشپ دیتی ہے اور ان کو فل سیلری دیتی ہے۔ اس لا کو ڈیفائن کرتے ہوئے رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ دو کہ آپ نے کنگ کی تمام فیور وصول کر لی، لیکن کبھی بھی اس کو ان لافلی استعمال نہ کیجیے گا اور نہ ہی کبھی ایکسٹرا ویگنٹلی اس فیور کو یوز کیجیے گا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بار بار چیزیں جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتی ہیں، آپ کے سپیریئر کے پاس جاتی ہیں، جس سے آپ اپنی فیورز کو لوز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک پرماننٹ بنیاد پر میرے نام کو لے کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کے ختم کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ لا کے ریورسل کو ڈیفائن کرتے ہوئے رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ گرتے ہوئے بادشاہ کو، گرتے ہوئے سپیریئر کو، سینئر کو سہارا نہ دیں، کیونکہ گرتے ہوا شخص کبھی بھی سنبھلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی طاقت کو فیڈ ہو جانا ہے، تو اس وقت آپ نے ان کے ساتھ دینے کے بجائے ان کے مخالفت میں آ کے کھڑے ہو جانا ہے۔